नमस्कार साथियों। आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए एक नया अध्याय। लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल, क्या आप लोग ये जानते हैं कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है ये हमेशा से ऐसा ही था? क्या यही राष्ट्रीय ध्वज था, या इसकी यहां तक पहुंचने की और इसको अंत में राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार करने की हमारी यात्रा कैसी रही? आज के वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रीय ध्वज के बारे में अपने, और आपको मैं बताऊंगा इसका इतिहास क्या रहा, इसकी विशेषताएं क्या हैं, कैसे हमने इसको अडॉप्ट किया, कैसे हम इसको लाए, और किस प्रकार से जो है ये राष्ट्रीय ध्वज बना, और इसका महत्व क्या है और कितना शक्तिशाली है भारत का राष्ट्रीय। तो साथियों, सबसे पहले जो एक बात हमारे दिमाग में आती है, एक चीज जो हमारे दिमाग में आती है, वो ये ध्वज या झंडा, फ्लैग। तो क्या किसी भी झंडे को, किसी भी फ्लैग को आप नेशनल फ्लैग कह सकते हैं? या आखिर फ्लैग होता क्या है, झंडा होता क्या है, हमें क्यों जरूरत है एक झंडे की, एक ध्वज की? तो यहां पर मैं आपको बताऊं कि पहले भारत में, मतलब भारत आजाद होने से पहले तक भारत में ऐसी कोई संकल्पना झंडे को लेकर नहीं थी। धीरे धीरे जब आजादी के आंदोलन शुरू हुए और बाकी चीजें शुरू हुई, उससे पहले जब राजशाही थी अंग्रेजों के शासन से पहले, तो एक क्षेत्र विशेष का, एक राज्य विशेष का अपना एक झंडा होता। जैसे मान लीजिए कोई दिल्ली का राजा है तो उसका अपना झंडा होगा, दक्षिण भारत में कोई मदुरई का राजा है तो उसका अपना झंडा होगा, या इस तरीके से। दूसरी चीज, झंडा या फ्लैग जिसे हम कहते हैं ध्वज, ये किसी का भी हो सकता है, आपके धर्म को प्रकट कर सकता है, आपके समाज का झंडा हो सकता है, आपकी सोसाइटी का झंडा हो सकता है, आपके देश का झंडा हो सकता है, आपकी सेना का झंडा हो सकता है अलग, या आपके स्कूल का झंडा हो सकता है, कॉलेज का झंडा हो सकता है, यूनिवर्सिटी का फ्लैग हो सकता है। तो काफी सारे इस तरीके से झंडे होते हैं। कोई भी झंडा प्रतीक होता है यूनिटी का, एकता का, उस संस्था का, उस संस्थान का। जैसे कि मान लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो फ्लैग है, आप उसको कहीं भी लहराएंगे तो उसको देख के ये पता चल जाएगा हमें कि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का फ्लैग यहाँ पर लगा हुआ है। या किसी पार्टी का, राजनीतिक पार्टी का, अगर भाजपा, भारतीय जनता पार्टी का झंडा कहीं लहरा रहा है तो हमें ये पता लग जाएगा कि ये भाजपा, भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। इसी तरीके से अगर कांग्रेस पार्टी का कहीं झंडा लगा हुआ है, आम आदमी पार्टी का कहीं झंडा लगा हुआ है, तो हम जान लेते हैं। गाड़ियों में भी लोग इस तरीके से झंडा लगा लेते हैं। तो ये तो होता है एक झंडा जो किसी समाज, धर्म, जाति, सोसाइटी, आपका किसी वर्ग विशेष को प्रतिनिधित्व करता है, वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन जब हम बात करते हैं राष्ट्रीय ध्वज की, तो राष्ट्रीय ध्वज या नेशनल फ्लैग, भारत में इसको तिरंगा नाम से भी जाना जाता है, ट्राई कलर्स। तो अगर मैं आपसे तिरंगा शब्द का प्रयोग करूं तो आप समझ जाएंगे मैं भारत के संदर्भ में ही अपने नेशनल फ्लैग की बात कर रहा हूं। अब यहां पर जो समझने वाली बात है वो ये है कि जो नेशनल फ्लैग है, हर झंडे के कुछ नियम होते हैं, तरीके होते हैं, कानून होते हैं। लेकिन अब यहाँ पर हम नेशनल फ्लैग की बात कर रहे हैं, तो नेशनल फ्लैग जो है वो पूरे भारत का, पूरे देश का एक ही झंडा होता है, और जो कि एक आधिकारिक और सरकारी झंडा है।
इसको आप सरकारी जगहों पर फहराएंगे, सरकारी गाड़ियों में, मतलब एक प्रोटोकॉल है कि किसी गाड़ी में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। विदेशों में झंडा हम फहराते हैं। मान लीजिए मैं विदेश में कहीं हूँ और अगर मेरे हाथ में तिरंगा झंडा है, तो इससे ये पता चलता है कि शायद मैं भारतीय हूँ या भारत का समर्थक हूँ, क्योंकि तभी मैं झंडा पकड़ूंगा। अगर मैंने अमेरिका का झंडा पकड़ रखा है अपने हाथ में, जो वहां का नेशनल फ्लैग है, तो इसका मतलब है मैं अमेरिका को समर्थन कर रहा हूं। मतलब ये आपकी स्थिति के ऊपर निर्भर करता है कि आप कहां पर किस स्थिति में हैं। तो साथियों, इसके साथ ही एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि नेशनल फ्लैग जो है, जैसा मैंने अभी बताया भी था कि ये एक ही होता है, और हमारे नेशनल फ्लैग का एक इतिहास है, एक यात्रा है। और हर देश का नेशनल फ्लैग, हर स्टेट का नेशनल फ्लैग, स्टेट मतलब देश, राज्य, नेशन, वो उसकी अपनी एक कहानी है, अपना वो एक इतिहास है, वो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। और उससे उस देश के बारे में, उसकी संस्कृति के बारे में, वहाँ की विभिन्नताओं के बारे में, उनके इतिहास के बारे में हमें बहुत कुछ समझ आता है। एक उदाहरण के लिए, अमेरिका का जो नेशनल फ्लैग है उसमें जितने स्टार हैं, तारे जितने बने हुए हैं उसमें, उतने ही राज्य वहां पर हैं। तो वो उतने राज्यों को एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है। उनके देश का नाम भी है संयुक्त राज्य अमेरिका, तो उनका झंडा भी इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। और अमेरिकन झंडा है तो दैट मीन्स कि ये अमेरिका का झंडा है, ये ब्रिटेन का झंडा है, इस तरीके से। तो साथियों, अब हम बात करते हैं अपने राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास के बारे में। जैसा मैंने आपको बताया कि पहले ध्वज तो होते थे, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज जैसी कोई संकल्पना नहीं थी, राष्ट्रीय ध्वज जैसी कोई चीज नहीं हुआ करती थी। बंगाल विभाजन के समय सन 1906 में सबसे पहले हमें एक झंडे की आवश्यकता महसूस हुई। उसके बाद वहां पर एक झंडे को प्रस्तुत किया गया, लेकिन बंगाल विभाजन जब खत्म हो जाता है तो दोबारा से आपस में मतलब रद्द कर दिया जाता है, तो झंडा भी वहां पर भुला दिया जाता है। उसके बाद 1907 में बर्लिन में भिकाजी कामा द्वारा बर्लिन कॉन्फ्रेंस में एक झंडा प्रस्तुत किया गया, जिसने प्रतिनिधित्व किया भारत का। 1917 में होम रूल मूवमेंट जो आया, वहां पर फिर हमने एक झंडा प्रस्तुत किया। और 1921 में फ्लैग को जो है हमने अनऑफिशियली, यानी कोई ऐसा ढांचा नहीं था, कोई ऐसा तैयार नहीं था, लेकिन एक गैर आधिकारिक रूप से हमने एक झंडे को अडॉप्ट किया कि ये हमारा झंडा है। उसके बाद सन 1931 में हमने इसको अडॉप्ट किया एक झंडे के रूप में, और यही झंडा आगे चलकर जुलाई 1947 में अडॉप्ट किया गया राष्ट्रीय ध्वज के रूप। इसके साथ ही पिंगलई वेंकैया जो थे, सबसे पहले उन्होंने डिजाइन किया था हमारे राष्ट्रीय ध्वज का। और 1947 में जो राष्ट्रीय ध्वज हमने अडॉप्ट किया जुलाई 1947 में, वो राष्ट्रीय ध्वज महात्मा, क्योंकि पहले जो ध्वज था, जो मैंने बताया ना अनऑफिशियली अडॉप्ट किया, फिर ऑफिशियली उसको हमने आधिकारिक रूप से अडॉप्ट किया, स्वीकार किया, तो वो था केसरिया सफेद हरा रंग, और बीच में चरखा हुआ करता था, क्योंकि चरखा उस टाइम पर प्रतीक था भारत का प्रतिनिधित्व करता था चरखा, मतलब आम आम लोगों का, आम जनमानस का प्रतिनिधित्व करता था चरखा। तो फिर राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में एक एडहॉक कमेटी बनती है, और महात्मा गांधी जी की अनुमति से इसको थोड़ा सा बदल दिया जाता है, और वहां पर हम लेकर के आते हैं सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है, उसमें जो नीचे चक्र बना हुआ है 24 तीलियों के साथ, अपने उसको हम अडॉप्ट करते हैं।
और फाइनली ये झंडा हमारा अडॉप्ट होता है और ये आज की जो आज हमारा झंडा चल रहा है, ये झंडा हमारा जो है स्वीकार होता है, हम इसे अंगीकार करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं और ये आज देश का प्रतिनिधित्व कर रही है। तो साथियों, ये हमने जाना इसके इतिहास के बारे में, अपने राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास के बारे में। पहले मैंने आपको इसकी संकल्पना बताई, फिर मैंने आपको बताया राष्ट्रीय ध्वज का इतिहास, कि कैसे इसका इतिहास रहा। सबसे पहले 1906 में, फिर 1907 में, फिर उसके बाद आगे फिर हमने जो है इसको अडॉप्ट किया, फिर अनऑफिशियली अडॉप्ट किया, फिर ऑफिशियली अडॉप्ट किया। इस तरीके से इसका इतिहास चरणबद्ध तरीके से ये हमने इसको स्वीकार किया। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय ध्वज की। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, सबको पता है, आप सबको पता है कि ये 3 रंगों से मिलकर बना है और इसके बीच में सारनाथ स्तंभ का जो चक्र है, जो तीलियां 24 तीलियां हैं, वो इसके बीच में है, नेवी ब्लू कलर की। देखने में वो काली लगती होंगी और कई लोगों को इस बात का कंफ्यूजन भी हो शायद कि वो काले रंग की है, लेकिन वो काले नहीं, गहरे नीले रंग की है। और बाकी 3 कलर हैं। केसरिया हमारे संघर्ष का प्रतीक है, सफेद रंग हमारी शांति का प्रतीक है और हरा रंग हमारी हरियाली का प्रतीक। किसी भी देश का झंडा, और जो 24 तीलियां हैं उनके बारे में बता देता हूँ। 24 तीलियां जो हैं वो हमारी एकता का प्रतीक है, साथ ही वो इस चीज की प्रतीक है कि हम निरंतर गतिशील रहें, हम निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर हैं। तो ये है। बाकी इसके साथ मैं जो बता रहा था आपको, ये बात बता रहा था, देखिए किसी भी देश का, जैसे मैंने पहले भी बोला, किसी भी देश का राष्ट्रीय ध्वज उस देश की संस्कृति, उस देश के इतिहास, उस देश के महत्व, उस देश की क्षमता के बारे में बहुत कुछ बताता। तो यहाँ पर ऐसे ही हमारा प्यारा राष्ट्रीय ध्वज है, जो हम सबको अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है, और वो यहाँ पर इसके बारे में बात करता है। केसरिया रंग ये बताता है कि हमने कितना संघर्ष किया। सफेद रंग ये कहता है कि हम कितने शांति पूर्वक रहने वाले लोग हैं, कितने शांति के पक्षधर हैं। और हरा रंग ये कहता है कि भाई भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर बहुत हरियाली है, खुशहाली है, इसका प्रतीक है। इनका धर्मों से कोई लेना देना नहीं है, कोई रिलीजियस व्यू इनका नहीं। तो ये है हमारे झंडे का डिस्क्रिप्शन, जो झंडे के बारे में हमने बात की। इसके साथ मैं एक बात और आपको बता दूं, अमेंडमेंट जो हुआ, झंडा बाकायदा झंडे को आप ऐसे ही नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं कि कहीं भी आपने इस्तेमाल कर दिया, कहीं भी फेंक दिया या उसे किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर लिया। राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करना राष्ट्रीय अपमान है, और राष्ट्रीय ध्वज को कैसे कैसे फहराया जाएगा, कैसे उतार के रखना है, कब किस स्थिति में होगा, ये सब चीजें जो हैं मतलब बाकायदा लिखी हुई हैं, इनका नियम है, प्रोटोकॉल है। और इसके साथ ही एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि पहले अमेंडमेंट जब इसमें हुआ, झंडा संहिता है पूरा जो उसमें लिखा हुआ है, उससे पहले हम सिर्फ खादी का बना हुआ झंडा ही प्रयोग कर सकते थे, सिर्फ खादी का बना हुआ झंडा ही प्रयोग में लाया जा सकता था, जिसको अमेंडमेंट के बाद जो है, संशोधन के बाद बदल दिया गया। तो अब हम आगे बात करेंगे इसके प्रयोग के बारे में और बाकी चीजों के बारे में। साथियों, जैसा मैंने आपको बताया कि पहले हम मतलब एक इसकी पूरी संहिता है, नेशनल फ्लैग को लेकर के पूरा प्रोटोकॉल फॉलो होता है कि हम इसको कब इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इस्तेमाल करने के लिए क्या तरीका है, इसको लहराने का, फहराने का, राष्ट्रीय शोक होगा तो झंडा कैसा होगा, सूर्यास्त के बाद का क्या है, सूर्योदय से पहले का क्या है, इस तरीके से पूरा इसकी एक संहिता है। और 2001 से पहले तक आम भारतीय आम दिनों में राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग नहीं कर सकते।
2001 में कांग्रेस के एक उस समय के सांसद थे नवीन जिंदल जी। उन्होंने अपने ऑफिस के बाहर जो है झंडा फहराया और इस बात पर उनका झंडा उतरवा दिया गया और उनको अरेस्ट कर लिया गया कि आप झंडे का अपमान कर रहे हैं, आप कैसे फहरा सकते। तो फिर वो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के ये उनके पक्ष में फैसला आया कि उन्होंने उनकी दलील ये थी कि एक भारतीय होने के नाते सम्मान सम्मान सहित आखिर मैं क्यों नहीं फहरा सकता हूं अपने झंडे को। क्या झंडे से मुझे वो प्यार नहीं है, जो लगाव नहीं है? झंडा सिर्फ सरकारी कार्यक्रमों के लिए है या झंडा सिर्फ सरकारी व्यक्तियों के लिए? और इस लड़ाई के बाद फिर जो है माननीय उच्च न्यायालय का ये निर्णय आया कि ससम्मान उसको आम आदमी भी कभी भी किसी भी दिन फहरा सकता है, लेकिन उसका जो एक प्रोटोकॉल है, जो एक नियम है, उनका ध्यान रखना जरूरी है। इसके साथ मैं यहाँ पे एक चीज और आपको बताऊं कि राष्ट्रीय ध्वज सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी बहुत कुछ आपके बारे में बताता है, आपके देश की स्थिति को बताता है। और राष्ट्रीय ध्वज जब कभी भी प्रयोग किया जाता है, जैसे हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, इस तरीके के जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हैं, वो अपनी गाड़ी में झंडे का प्रयोग कर सकते हैं। तो उसके लिए भी नियम है कि वहां पर मजबूत स्टिक होनी चाहिए, चिपकी हुई बिल्कुल, और वहां पर झंडा आप लगा सकते हैं और वो झंडा दाहिनी ओर ही होना चाहिए। ये नियम है, ध्यान रखिएगा इस बात का कि दाहिनी ओर ही लगेगा गाड़ी में भारत का झंडा। अब मान लीजिए भारत के प्रधानमंत्री के साथ अमेरिका के प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री की गाड़ी में भारत में बैठे हुए हैं, तो सम्मान तो आपको दूसरे देश के भी झंडे का करना पड़ेगा ना। उसी से पता चलता है कि आप दूसरे देश को सम्मान दे रहे हैं। तो वहां पर क्या होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति का झंडा उसी गाड़ी पर लगा होगा, लेकिन वहीं और लगा होगा। इसी प्रकार से जब देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री अन्य देशों की यात्रा करते हैं, तो वहां पर भी ये नियम होता है कि वहां पर भारत का झंडा और जिस देश को जा रहे हैं उस देश का झंडा लगा होता है। तो भारत का झंडा दाहिनी तरफ रहता है हवाई जहाज में और विदेश जहां भी जा रहे हैं उनका झंडा बाईं तरफ होता है। लेकिन अब मान लीजिए उनको 4 देशों से होकर के गुजरना है, तो जिस जिस देश में वो जाते जाएंगे उस देश का झंडा लगता जाएगा, लेकिन वो लगेगा बाईं तरफ ही। इसी तरीके से जब 2 देश के लोग एक जगह पर, मतलब प्रधानमंत्री, मंत्री, इस तरह की वार्ता होती है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है, कुछ भी होता है, तो वहां भी झंडे को क्रॉस करके रखा जाता है, उसका भी अपना नियम है। इस तरीके से पूरा प्रोटोकॉल है, आप ऐसे ही उसको वो नहीं कर सकते हैं। काफी छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे सूर्यास्त के बाद आप झंडे को नहीं फहरा सकते हैं, झंडा कटा फटा नहीं होना चाहिए, झंडे का आप पर्दा नहीं बना सकते हैं, झंडे को आप, जो झंडा, यहाँ पर झंडे से मेरा मतलब है राष्ट्रीय ध्वज, झंडे को आप कहीं बिछा नहीं सकते, जमीन में नहीं कर सकते, कटा फटा नहीं होना चाहिए। और अगर झंडा आपके पास कोई कटा फटा है, पुराना हो गया है या कुछ हो गया है, तो उससे सम्मान आपको उसका अंतिम संस्कार करना होता है। मतलब अंतिम संस्कार मीन्स कि या तो आप उसको जला दें अपनी मौजूदगी में, और या उसको आप दफना दें, दफन कर दें जमीन। तो ये चीजें होती हैं। साथ ही एक बहुत बड़ी ताकत होती है विदेश में किसी भी देश का राष्ट्रीय ध्वज। जैसे भारत के जो दूतावास हैं, दूसरे देशों में जो दूतावास हैं या हाई कमिश्नर हैं, वहां पर भारत का झंडा फहराया जाता है, वो लोग अपना ही झंडा फहरा। तो ये, इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा देश आपको मान्यता देता है, आपको सम्मान देता है। तीसरी चीज कि जैसे अभी सबसे बढ़िया उदाहरण मैं आपको बताऊं भारतीय झंडे की शक्ति का, जब रूस और यूक्रेन युद्ध, हालांकि युद्ध तो अभी भी चल रहा है, वहां पर जब हजारों लाखों भारतीय फंसे, तो रूस ने ये घोषणा की कि जिस गाड़ी पर या जिसके हाथ में तिरंगा होगा उसको हम नहीं कुछ कहेंगे, उसको जाने देंगे, उसको छेड़ेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि भारत हमारा मित्र राष्ट्र है।
तो अब जाहिर सी बात है, हर आदमी चिल्ला चिल्ला के तो ये बता नहीं सकता मैं इंडियन हूं, मैं इंडियन हूं, मैं इंडियन हूं, मैं भारतीय हूं, मैं भारतीय हूं। उसने झंडा दिखाया और वो समझ गया कि ये भारतीय है, इसे जाने दीजिए, हमारे मित्र देश का है, इसको नहीं छेड़ना है। तो ये है हमारे देश के झंडे की, राष्ट्रीय ध्वज की महिमा। और राष्ट्रीय ध्वज का मैंने आपको बताया कि ध्वज क्या होता है, राष्ट्रीय ध्वज क्या होता है, इतिहास क्या है, और ये कैसे डेवलप हुआ, कैसे आया, और देश विदेश में इसकी क्या महत्ता है, क्या शक्ति है एक आम आदमी के लिए। जाहिर सी बात है कि किसी भी देश का राष्ट्रीय ध्वज उस देश के नागरिकों के लिए एक बहुत ही गौरव का प्रतीक होता है, और हम सबको अपनी जान से ज्यादा प्यारा होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। लाइक करिए, कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिए।